नमस्कार दोस्तों, क्लास 10 इतिहास पार्ट 1 का भाग 2 पढ़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद। हम लोग कल जुलाई 1830 की क्रांति तक लास्ट टॉपिक किए थे। उसके आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, तो इसको जानेंगे बारीकी से। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति क्या है। तो देखिए 1818 से 48 के फ्रांसीसी क्रांति में क्या क्या हुआ था। लुई फिलिप एक क्या था, उदारवादी शासक था। ठीक है, जितना भी शासक है सब खत्म शासक है सब। तो एक लुई फिलिप क्या था, एक उदारवादी शासक था। ये अपने विरोधियों को खुश करने के लिए, देखिए वो अपने विरोधियों को खुश करने के लिए मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया। ठीक है, 1840 में गीजो का प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था। तो गीजो के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया था, लुई फिलिप। ठीक है, अच्छा वह सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। कौन था, गीजो का जो प्रधानमंत्री था वह कैसा आदमी था, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। ठीक है, फिर कह रहा है कि लुई फिलिप के शासनकाल में भूखमरी और बेरोजगारी होने लगी। फिर कह रहा है कि 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी का त्याग किया और इंग्लैंड चला गया। यही 1848 में करना था। फिर सुनिए कि 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, ध्यान रखेंगे छोटू। तो बोलिएगा पहले कि लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। वह अपने विरोधियों को खुश करने के लिए एक मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया। फर्स्ट नंबर में बोलिएगा क्या कि लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। वह अपने विरोधियों को खुश करने के लिए एक मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया। ठीक है, अच्छा उसके बाद थर्ड में बोलिएगा क्या कि 1840 में गीजो के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो जब 1840 में गीजो के प्रधानमंत्री नियुक्त किया तो कैसा आदमी था, तो कहिएगा कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था। ठीक है, अब यहाँ पर अगला नेक्स्ट में बोलिएगा कि वह कैसा आदमी था, तो सामाजिक एवं आर्थिक सुधार, यहाँ पर लिखा ना सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। ठीक है, अच्छा उसके बाद से आप लोग बोलिएगा कि लुई फिलिप के शासन काल में क्या आ गया था, तो भूखमरी और बेरोजगारी आ गया था। ठीक है, और 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी को त्यागा और इंग्लैंड चला गया। तो आपका ऑब्जेक्टिव स्तर बीपीएससी में आया हुआ है क्वेश्चन क्या, ठीक है, कि लुई फिलिप के शासन काल में क्या हो गया, तो बोलिएगा भूखमरी और बेरोजगारी आ गया था। 1840 में किसको क्या नियुक्त किया गया था, 1840 में गीजो के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो लुई फिलिप कैसा आदमी था, तो बोलिएगा क्या, यहाँ पर लिखा गया एक उदारवादी शासक था। लुई फिलिप क्या था, एक उदारवादी शासक था और अपने विरोधियों को खुश करने के लिए मध्यम वर्गीय नीति का अपनाया। 1840 में गीजो के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। वह कैसा आदमी था, कट्टर प्रतिक्रियावादी था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बोल सकते हो। नेक्स्ट बोलिए वह सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप के शासनकाल में क्या था, भूखमरी और बेरोजगारी था। आज 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी को त्यागा और कहाँ चल गया, इंग्लैंड चल गया। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, जब 1848 हो गया तो अब मेजनी के बारे में जानेंगे कि मेजनी कौन था, क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, उसके चलते क्या हो रहा था, या इसके बारे में फिर जानेंगे। तो देखिए पहले पढ़ लिया जाए तो मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। ध्यान रखेंगे, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। 1831 में ईस्वी में उसने एक यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। यंग इटली नामक 1831 में। फिर 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर मेजनी ने यूरोप के अन्य देशों में चला रहे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित किया। 1834 में क्या किया था, उसने यूरोप नामक संस्था का गठन किया था। मेजनी ने यूरोप के अन्य देशों में चला रहे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित किया था। ठीक है, मेटरनिक को ऑस्ट्रेलिया कब छोड़नी पड़ी, 1848 में। कब छोड़नी पड़ी, 1848 में। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से मेजनी की क्या हो गई, हार हो गई और इंग्लैंड पलायन कर गया। सब का सब इंग्लैंड भाग रहा है सब, है ना। चलिए देखिए मेजनी के बारे में, तब बताइए कि मेजनी कौन था। तो कहिएगा कि मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। ठीक है, मेजनी कौन था, तो बताइएगा मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का, ठीक है ना, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। यहाँ तक हो गया। 1831 में क्या था, यंग इटली नामक संस्था की गठन किया था। देखिए 1831 में यंग इटली नामक संस्था की क्या की थी, स्थापना की थी। जैसे 31 के 3 साल बाद आ जाइए तो 1834 में यूरोप, है ना, यूरोप नामक संस्था का गठन किया था। 1831 में, याद रखिएगा, लड़का यही भुलाता है, मार देता है कुछ और। 1831 में यंग इंडिया,
1834 में यूरोप, यंग इंडिया यूरोप। 31 में यंग इंडिया को देखिए, 31 में यंग इटली को, ठीक है। और उसके बाद यूरोप नामक संस्था का गठन किया था कब? 1834 में। अच्छा, और उसके बाद से गठन करने का मेजनी ने यूरोप के अन्य देशों पर क्या किया था? राष्ट्रीय आंदोलन का प्रोत्साहित किया, प्रचार किया था, है ना, कि हम मेजनी हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद से मेटरनिक को ऑस्ट्रेलिया कब छोड़नी पड़ी? तो 1848 में छोड़नी पड़ी, ठीक है। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से मेजनी की क्या हो गई? हार हो गई, और वो ससुरा कहाँ चल गया? पलायन कर गया। कहाँ पर? तो इंग्लैंड में पलायन कर गया। एक बार फिर से आएंगे कि मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का क्या था? गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति थे। एक सेनापति था। 1831 में यंग इटली, 1834 में यूरोप नामक संस्था का गठन। फिर उसके बाद से क्या आगे बोलिएगा? वह, है ना, मेजनी ने यूरोप के अन्य देशों में जाकर राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित किया था, ठीक है। उसके बाद से आपको लिखवा है कि मेटरनिक को ऑस्ट्रेलिया कब छोड़नी पड़ी? 1848 में, ठीक है। उसके बाद से ऑस्ट्रिया पे जब हस्तक्षेप करने लगा तो मेजनी की क्या हो गई? हार हो गई, और इंग्लैंड पलायन कर गया, ठीक है। अब ऊपर से एनालाइज करते हैं फिर से। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति क्या? तो बताइएगा कि लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, अपने विरोधियों को खुश करने के लिए एक मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया, ठीक है। 1840 में गीजो का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अब कौन, कैसा आदमी था? तो कट्टर प्रतिक्रियावादी शासक था, ठीक है। यहाँ तक तो बोल सकते हैं। उसके बाद के सामाजिक और आर्थिक विचारों का क्या था? देखिए, सामाजिक आर्थिक सुधारों का विरोध था। फिर उसके बाद से बोलिएगा कि लुई फिलिप, है ना, के शासनकाल में भूखमरी और बेरोजगारी होने लगी थी। उसके बाद से 24 फरवरी, है ना, 24 फरवरी लुई फिलिप को गद्दी त्यागनी पड़ी और इंग्लैंड पलायन कर गया। उस तरह मेजनी भी है। तो मेजनी क्या है? तो सर साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था, ठीक है। 1831 में यंग इटली संस्था का स्थापना किया था, और 1834 में, है ना, यूरोप नामक संस्था का गठन किया था। और मेजनी यूरोप में जाकर, है ना, देखिए, मेजनी ने यूरोप में अन्य देशों में चला रहे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित किया था। और मेटरनिक को ऑस्ट्रेलिया कब छोड़नी पड़ी? 1848 में, ठीक है। उसके बाद से ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप में जब मेजनी गया था तो मेजनी की हार हो गया, वो भी इंग्लैंड चला गया। तो प्लीज आपसे अनुरोध है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें और प्लस शेयर करते रहें। देखिए दोस्तों, हम लोग मेजनी के बारे में जान गए थे, अब जानेंगे काउंट के बारे में। तब काउंट का पूरा नाम है, काउंट काबूल नाम है, ठीक है। तब काउंट एक सफल कूटनीति एवं राष्ट्रवादी था, ठीक है। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानते थे। सबसे बड़ी बाधा किसको मानते थे? ऑस्ट्रिया को। सब ऑस्ट्रिया को जीतना चाहता था सब। ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ वह किसने क्या किया? दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1853 से 54 के बीच क्रीमिया युद्ध में काउंट ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की। बाकी फ्रांस बुलाया नहीं था कि तुम मेरे युद्ध में आओ, वो अपने से चल गया, ठीक है। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस में शांति सम्मेलन में फ्रांस ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट भी था। कौन था? पिडमाउंट भी था, ठीक है। पिडमाउंट भी था, उस सम्मेलन में था, ठीक है। सीमा संबंधी विवाद के कारण ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट के बीच क्या हुई? एक युद्ध हुई। कब युद्ध हुई? तो 1859 से 60, यानी 1 साल युद्ध हुआ, जिसमें से ऑस्ट्रिया की क्या हुई? हार हो गई। तो समझते हैं कि फिर से कि काउंट के बारे में। तो काउंट क्या था? तो एक बोलिएगा सफल कूटनीतिक और राष्ट्रवादी था। सफल कूटनीतिज्ञ यानी कि कान फोड़ुआ वाला काम करता है, उसी को कहते हैं कूटनीति, और राष्ट्रवादी था, ठीक है ना। और वह इटली के साथ, है ना, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। सबसे बड़ी बाधा किसको मानता था? ऑस्ट्रिया को मानता था। तो बोलेगा कि काउंट एक, है ना, काउंट एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी था, ठीक है। और सबसे बड़ी बाधा किसको मानता था? वह ऑस्ट्रिया को मानता था, ठीक है। किसको मानता था? ऑस्ट्रिया को मानता था। ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए वह किसके साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाया? है ना, देखिए, फ्रांस के साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाया। और 1853 से 54 के एक क्रीमिया युद्ध हुआ, जिसमें से काउंट, है ना, काउंट ने फ्रांस की ओर, है ना, युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, ठीक है। क्या कर दी? सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। बाकी फ्रांस उसको बुलाया नहीं था, ठीक है। उसके बाद से युद्ध की समाप्ति के बाद, युद्ध की समाप्ति जब हो गया तो पेरिस में क्या हुआ? शांति सम्मेलन।
को आयोजित किया गया, जिसमें से फ्रांस ऑस्ट्रिया के साथ पीडमाउंट भी था। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या था, पीडमाउंट भी था। आदमी है क्लियर। सीमा संबंधी विवाद के कारण ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट के बीच क्या एक युद्ध हुआ। युद्ध कितना साल तक चला, 1 साल तक, जिसमें से 1859 से 60 के बीच युद्ध हुआ है ना, जिसमें ऑस्ट्रिया की हार हुई। चलिए तो फिर से बता दूं आप लोग को कि काउंट क्या है, एक सफल कूटनीतिज्ञ राष्ट्रवादी था। ठीक है, वह सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। ठीक है ना, उसके बाद से 1853 से 1854 में एक क्रीमिया युद्ध हुआ था। देखिए एक क्या हुआ था, क्रीमिया युद्ध हुआ था, है ना। और फ्रांस, है ना, काउंट ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी थी। ठीक है ना, बाकी फ्रांस उसको नहीं बोलता था कि तू मेरे पास आओ। ठीक है, वह जानबूझ की घोषणा कर दी थी कि चलो भाई फ्रांस की मदद की जाए। ठीक है, उसके बाद से अगला लाइन है कि युद्ध, है ना, युद्ध समाप्ति के बाद, है ना, एक पेरिस में शांति सम्मेलन बैठाया गया। तो शांति सम्मेलन में कौन कौन सा आया, ऑस्ट्रिया आया, है ना, फ्रांस ऑस्ट्रिया के साथ पीडमाउंट भी था। ठीक है ना, उसके बाद से आप लोग को सीमा संबंधी विवाद के कारण ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट के बीच, है ना, 1859 से 60 में एक युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध आरंभ जब हुआ तो उसमें किसकी हार है, किसकी जीत हुई, तो याद रखिए ऑस्ट्रिया की हार है या पीडमाउंट की क्या होगी, जीत हो गई। तो प्लीज़ आप लोग इसको वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और फिर नेक्स्ट हम लोग कल लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद इतिहास का फर्स्ट लेसन का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देंगे। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। ठीक है ना।